नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका प्रोग्राम की तरफ से है और अभी एमका प्रोग्राम को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एमका की पहली टेस्ट फ्लाइट को आने वाले 3 साल के अंदर ही कंप्लीट किया जाने वाला है। इसके अलावा अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एमका प्रोग्राम में अब अपने कुछ अलाइड कंट्री को भी शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। पहले भारत एमका को अकेले डेवलप करने की कोशिश कर रहा था और इसे अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी एमका को ग्लोबल लेवल में पिच करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके लिए अभी एमका की डेवलपमेंट को लेकर भारत अपनी कुछ अलाइड कंट्री को रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स को प्रोवाइड करने वाला है, जो कि शायद एमका के फ्यूचर कस्टमर बन सकते हैं। अब डायरेक्टली एमका की डेवलपमेंट में किसी भी दूसरे कंट्री को अभी शामिल करने का प्लान नहीं किया गया है, लेकिन वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया ऐसे देशों को एमका की डेवलपमेंट प्रोग्रेस के बारे में रेगुलर अपडेट दिया जाने वाला है। ये टैक्टिक फ्यूचर में एमका के लिए ऑर्डर सिक्योर करने के लिए हमारे लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकता है। सेम तरीके की टैक्टिक्स को रशिया की तरफ से अपनी SU-57 और SU-75 के साथ भी अप्लाई किया गया था और टर्की और साउथ कोरिया की तरफ से भी अपनी कान और KF-21 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ भी सेम तरीके की स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया गया था। तो भारत भी अभी सेम टैक्टिक्स को अपनाने की कोशिश करने वाला है और अभी एक तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल 5th जनरेशन फाइटर के साथ एमका compete करने वाला है। ग्लोबल 5th जनरेशन फाइटर मार्केट में अभी तक लॉकहीड मार्टिन के F-35 के कंट्रोल बना हुआ है और 2025 तक F-35 के लगभग 1000 से ज्यादा यूनिट को बनाया जा चुका है, लेकिन भारत का एमका, चाइना के J-35, टर्की की कान और साउथ कोरिया के KF-21 जैसे प्रोग्राम के मुकाबले एक बैलेंस्ड और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बनने की उम्मीद किया जा रहा है। एमका की एस्टिमेटेड कॉस्ट 80 मिलियन से लेकर 100 मिलियन के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन एमका की मार्क 1.2 में सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी और AI ड्रिवन ऑटोनॉमी सिस्टम उसे कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज एमका की डेवलपमेंट टाइमलाइन होने वाला है, क्योंकि अभी तक एमका जिन भी एयरक्राफ्ट के साथ अभी कम्पीट करने के बारे में सोच रहा है, उनमें से J-35 और F-35 पहले से प्रोडक्शन स्टेज में एंटर कर चुके हैं और कान और KF-21 भी जल्दी प्रोडक्शन फेज में एंटर करने वाले हैं, जबकि एमका अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है। तो ये डेवलपमेंट टाइमलाइन एक बहुत ही बड़ा गैप होने वाला है, जो कि एमका के लिए सबसे बड़ा मुश्किल आगे चल के खड़ा करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी और DRDO की तरफ से है और अभी हम DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले AIP सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। DRDO की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक DRDO अभी कलवरी क्लास की सबमरीन को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम के साथ इक्विप करने की फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, जिससे उनकी अंडर वाटर एंड्योरेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने वाली है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत की तरफ से बात अभी कंफर्म किया गया कि इंडिजिनस AIP एनर्जी मॉड्यूल दिसंबर 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसे इंटीग्रेशन ट्रायल के लिए एक डेडिकेटेड सबमरीन हल में इंटीग्रेट किया जाएगा। DRDO की तरफ से 2024 में अपनी AIP सिस्टम की लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप टेस्टिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया था, जिसमें इस सिस्टम ने 500 घंटे तक कंटिन्यूअस ऑपरेशन परफॉर्म किया था और एफिशिएंसी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को प्रूव किया था। अभी ये जो एनर्जी मॉड्यूल हमारे सबमरीन में इंटीग्रेट किया जाने वाला है, ये 200 किलोवाट से लेके 300 किलोवाट पावर को जनरेट करने वाला है और उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया और दिसंबर 2025 तक तैयार होने के बाद इसे एक सबमरीन की हल सेक्शन में माउंट करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे इसकी स्टैटिक और डायनेमिक टेस्टिंग को किया जा सकेगा। ये प्रोसेस लगभग 1 साल तक चलने वाली है। पहले ये प्लान किया गया था कि सिस्टम को सबसे पहले INS कलवरी में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि सितंबर 2025 में रिफिट के दौरान इंटीग्रेट किया जाने वाला था, लेकिन कुछ ग्राउंड टेस्ट डिले होने की वजह से अभी अपग्रेड INS खंडेरी में करने का प्लान किया जा रहा है, जिसका शेड्यूल रिफिट 2026 की मिड तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। INS खंडेरी अभी बेसिकली एक फ्लीट टेस्ट बेड के तौर पर काम करने वाले, जिसे बाकी सबमरीन के लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस को तैयार किया जा सकेगा। इसके बाद बाकी 4 सबमरीन यानी कि INS करंज, वेला, वगीर और वक्सीर में भी इस AIP मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद अंत में जाके INS कलवरी की नेक्स्ट रिफिट के दौरान इसको INS कलवरी में इंटीग्रेट किया जाएगा और पूरी कलवरी क्लास को 2028 तक AIP सिस्टम से इक्विप करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भी DRDO की तरफ से। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से एक बहुत ही एडवांस और फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट का नाम अतुल्य एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार होने वाला है, जिसमें नॉर्मल TR मॉड्यूल की जगह पर फोटोनिक बेस्ड ट्रांसमीटर और रिसीवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है
और इस रडार की डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और भी पावरफुल बनने वाला है। ये अपग्रेड बेसिकली रडार के अंदर लाइट स्पीड सिग्नल प्रोसेसिंग को इंट्रोड्यूस करने का होने वाला है, जिसमें रडार की डिटेक्शन एक्यूरेसी, जैमिंग रेजिस्टेंस और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को काउंटर करने की कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल तक इंक्रीज होने वाली है। खासकर आज के ज़माने में जब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, ये रडार एक गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अतुल्य एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार एक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस रडार होने वाला है, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ मिलकर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट रेंज पे एरियल थ्रेट को, जैसे कि फाइटर जेट हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए या फिर यूएवीज को एंगेज करने में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम को मदद करने वाला है। इस रडार में 3D और 4D फेज अरे आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 50 टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसका डिटेक्शन रेंज लगभग 300 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक हो सकता है और ये ऑल वेदर कंडीशन में और डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अतुल्य रडार को डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम यानी ईसीएस क्लस्टर की तरफ से डेवलप किया गया और इसका प्रोडक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जाने वाला है। जुलाई में इंडियन आर्मी की तरफ से इस रडार के लिए 1640 करोड़ का ऑर्डर को भी दिया गया था, जिसे फॉरवर्ड एरिया में एयर डिफेंस कवरेज को और वो मजबूत करने के लिए इसको डिप्लॉय किया जाने वाला है। डीआरडीओ का इनिशिएटिव रडार के सिग्नल जनरेशन और रिसेप्शन प्रोसेस को ट्रेडिशनल माइक्रोवेव से हटाकर ऑप्टिकल फाइबर और लेजर बेस्ड फोटोनिक्स सिस्टम से रिप्लेस करने का होने वाला है। और फोटोनिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होने वाला है कि हायर बैंडविड्थ, फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग के खिलाफ काफ़ी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अतुल्य रडार फ्यूचर में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और ड्रोन को काफ़ी तेजी के साथ और एक्यूरेट डिटेक्ट कर सकता है, जिससे पाकिस्तान की J-35A और चाइना के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट के खिलाफ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। डीआरडीओ की तरफ से जून 2025 में अपना पहला इंडिजिनस फोटोनिक रडार को या उसकी प्रोटोटाइप को अनवील किया गया था। अभी डीआरडीओ इसी बेस को इस्तेमाल करके अतुल्य रडार के लिए कस्टमाइज फोटोनिक ट्रांसमीटर और रिसीव मॉड्यूल को डेवलप कर रही है। इसका टेस्टिंग लेट 2025 में स्टार्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इसको 2030 के आसपास पूरी तरीके से डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट बीवीआर मिसाइल के बारे में है। आजकल के मॉडर्न एरियल वॉरफेयर की बात करें तो मिसाइल टेक्नोलॉजी एडवांस करने की वजह से एरियल एंगेजमेंट अभी बीवीआर रेंज में ही होने वाले हैं, जिस वजह से आजकल जो भी दुश्मन को पहले डिटेक्ट कर पाता है और उसके ऊपर मिसाइल फायर कर पाता है, एयर सुप्रीमेसी उसी के पास ही रहने वाला है। वर्तमान के हालात में इंडियन एयरफोर्स के पास मीटियोर मिसाइल को छोड़ के ऐसा कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है जो कि पाकिस्तान और चाइना की PL-15 जैसे मिसाइल को बीवीआर रेंज में काउंटर कर सकता है। इसके अलावा भी भारत के लिए एक और बुरी खबर होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एडवांस एमरा मिसाइल को भी देने का फैसला किया गया है। दरअसल अभी यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से अपनी एडवांस एमरा मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए एक नई लिस्ट को इशू किया गया, जिसमें यूके, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, जापान और ताइवान के अलावा पाकिस्तान का नाम भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब बात यह कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 जेट में अभी M120 C5 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 2006 और 2007 के बीच पीस ड्राइव 2 डील में पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से दिया गया था। लेकिन ये C5 वेरिएंट 2028 के आसपास ऑब्सोल्यूट होने वाला है और इनका रेंज और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, जिस वजह से इनको जैम करना और डिफीट करना काफ़ी आसान बन चुका है। और इसके अलावा इसको भारत की अस्त्र मार्क 1 मिसाइल भी हेड टू हेड टक्कर दे सकता है, जिस वजह से अब पाकिस्तान के F-16 के पास इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ जो भी बीवीआर पहले मौजूद था वो मौजूद नहीं होने वाला है। और फिलहाल ये रोल अभी JF-17 ब्लॉक 3 और J-10 के ऊपर आ चुका है, जो कि PL-15 मिसाइल की मदद से भारत को काउंटर कर रहे हैं। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाकिस्तान को एमराम की एक एडवांस वेरिएंट को देने का फैसला किया जा रहा है, जिसका रेंज PL-15 मिसाइल से भी बेहतर हो सकता है। ये M120 C8 वेरिएंट होने वाला है, जो कि M120D का एक्सपोर्ट वेरिएंट होने वाला है और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस और 2-वे डाटा लिंक सिस्टम को सपोर्ट करने वाला है। अगर ये मिसाइल अभी पाकिस्तान को मिल जाता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो F-16 है, जो कि अभी एक तरीके से आउटडेटेड होने लगे हैं, वो वापस एक्शन में आ सकते हैं और एक बार फिर से भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। और PL-15 और M120 C8 भारत की अस्त्र मार्क 2 को भी टक्कर देने वाला है, जिस वजह से जब तक अस्त्र मार्क 3 मिसाइल भारत के पास मौजूद नहीं होता है, तब तक फ्यूचर में होने वाली किसी भी बीवीआर कॉम्बैट में भारत के पास कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं रहने वाला है।
अगला अपडेट रशिया और भारत के डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ से है। पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को बताया था कि जब भारत और रशिया के बीच S-400 डील को साइन किया गया था, तब उस वक्त एडिशनल 5 रेजिमेंट S-400 सिस्टम को एक्वायर करने का एक क्लॉज को रखा गया था। और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से ऑफिशियली अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत को ऑफर करने का फैसला किया जा रहा है। ये स्टेप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर अभी लिया जा रहा है, जो कि अब भारत की एयर डिफेंस नेटवर्क को और ज़्यादा इंडिजिनस बनाने की तरफ एक मेजर कदम होने वाला है। इस डील में 5 नए S-400 स्क्वाड्रन को एक्वायर किया जाने वाला है, जिसमें 3 स्क्वाड्रन रशिया भारत को डायरेक्टली सप्लाई करने वाला है और 2 स्क्वाड्रन को भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। ये मूव खास तौर पर भारत की एक्सपेंडिंग एयर डिफेंस अम्ब्रेला को पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ काफी मजबूत बनाने वाला है। इस डील में भारत के S-400 सिस्टम की कुछ की कंपोनेंट जैसे कि रडार, गाइडेंस यूनिट और मिसाइल सीकर का लोकल प्रोडक्शन किया जाने वाला है। इसे ना सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होने वाली है, बल्कि डिलीवरी टाइमलाइन भी काफी हद तक फास्ट ट्रैक होने वाला है। रशिया के अल्माज एंटे प्लांट से 3 स्क्वाड्रन डायरेक्टली 2028 तक ही भारत को डिलीवर किया जाने वाला है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख से लेकर राजस्थान सेक्टर में डिप्लॉय किए जाएंगे। वहीं बाकी 2 स्क्वाड्रन जिनको भारत में ही बनाया जाने वाला है, उनको अल्माज एंटे की इंडियन प्राइवेट पार्टनर मैन्युफैक्चर करने वाले। खास बात यह कि भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले S-400 यूनिट के साथ भारत सिर्फ 2 ही तरह के मिसाइल को एक्वायर करने वाली, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल होने वाले, जिसमें एक 40N6E मिसाइल होने वाला और दूसरा 48N6 मिसाइल होने वाला है, जो कि 200 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर वाले टारगेट के साथ एंगेज हो सकते हैं। इसके अलावा अल्माज एंटे भारत में एक और MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने जा रहा है, जो कि हैदराबाद के भारत डायनामिक लिमिटेड कैंपस में सेटअप किया जा सकता है। ये फैसिलिटी रशिया के लॉजिस्टिक पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के साथ साथ सैंक्शंस और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को बाईपास करने में भारत को मदद करने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।